हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टेक्स। अपन बात कर रहे थे ईएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की थी। आज अपन 2019 की बात करने वाले हैं। जो भी अपन के गेट में ईएमटी के क्वेश्चन आ रखे हैं इसी में, उनकी बात अपन करने वाले हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन आया था, जो कि है ना बेसिक से आया था। जो अपन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अपन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें अपन को क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी थी कि ये एक ओपन सरफेस गिवन है। कैसी है? ओपन सरफेस गिवन है और इससे टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होकर जाएगी, उसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो। यानी ये पूछ रहे इस ओपन सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू पूछ रही है। ये जो ओपन सरफेस है वो कैसी है? क्वार्टर सिलेंड्रिकल सरफेस है। इसके हाइट कैसी है? h इसकी हाइट है। और एक इनफिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज रखा हुआ है। ये क्या है? एक इनफिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है अलोंग द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। ये कोई सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? क्वार्टर सिलेंडर है। मतलब ये ओपन सरफेस की तरफ है। ये अपन का एक सिलेंडर है, ओपन सरफेस की तरह, एक क्वार्टर सिलेंडर है। ये एक ओपन सरफेस आपको दिख रही होगी शायद। ये अपन का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। और यहाँ पर इसकी जो एक्स दिख रही हैं, वहां पर आपको ये एक इनफिनिट लाइन चार्ज गिवन है। इनफिनिट लाइन चार्ज गिवन है और एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक क्वार्टर सिलेंड्रिकल सरफेस है। और ये अब मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं। देखो, ये कोई अपना एक इनफिनिट लाइन चार्ज है। क्या? इनफिनिट लाइन चार्ज। और आपको पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं? नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं। बिल्कुल होती है, ऐसे होती है नॉर्मली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं अगर बात करता हूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो एल अपॉन 2 पाई रो। यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा नोट और ए रो कैप। यही तो आता है, रो एल अपॉन 2 पाई रो। और नीचे एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? नोट आ जाएगा और ए रो कैप। ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन को कोई ओपन सरफेस दे दे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन को जब कोई ओपन सरफेस एग्जामिनर दे और पूछे इससे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा, तो वो अपनी सिंपली है ना, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? वो अपन सिंपली कैलकुलेट करते हैं डी डॉट डी एस से। किसे कैलकुलेट करते हैं? डी डॉट डी एस से एट अराउंड द ओपन सरफेस एस। आई होप ये मैंने आपको बेसिक के अंदर समझा रखा है। यानी ये एक इनफिनिट लाइन चार्ज, इसी कारण अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी? रो एल अपॉन 2 पाई रो ए रो कैप। ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये एक इनफिनिट लाइन चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं। उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू होती है रो एल। रो एल क्या होती है? इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी। रो क्या है? इससे है ना रो डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो रो क्या हो जाएगी? इस जेड एक्स से नॉर्मली या इस लाइन चार्ज से नॉर्मल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी। ए रो कैप क्या हो जाएगा? नॉर्मली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए रो कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन जब एग्जामिनर एक ओपन सरफेस प्रोवाइड करके पूछेगा इससे टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी, तो उसके लिए अपन को इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग एनी ओपन सरफेस एस इक्वल टू डी डॉट डी एस। यानी डी का एस के अराउंड अपन को ओपन सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर एक इनफिनिट लाइन चार्ज गिवन है। ये अपन का इनफिनिट लाइन चार्ज है। ये क्या है? एक इनफिनिट लाइन चार्ज है। और इस लाइन चार्ज की डेंसिटी कितनी है दे रखी है? क्यू। क्यू ऐसे मत समझना कि टोटल चार्ज। अगर इनफिनिट लाइन चार्ज है तो इस पे टोटल तो कितना चार्ज होगा? इनफिनिट चार्ज होगा। बिल्कुल टोटल अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करूं वो तो इनफिनिट लाइन चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो इनफिनिट अमाउंट का होगा। ये क्यू से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए क्यू को इग्नोर करो और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी को कितना एज्यूम कर लो? रो एल एज्यूम कर दो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये देखो, अब अपन को एक क्वार्टर सिलेंडर दिया हुआ है। क्या है? क्वार्टर सिलेंडर दिया हुआ है। और ये इसकी एक सरफेस ये हो जाएगी, एक सरफेस ये हो जाएगी नीचे वाली, और एक हो जाएगी कर्व सरफेस हो जाएगी। तीनों सरफेस हो जाएगी। और अपन को पूछा ये जो सिलेंड्रिकल है ना क्वार्टर सिलेंडर, इससे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अपन को कितनी सरफेस मिल रही है?
एक तो ये मिल रही है टॉप सरफेस 1, एक ये मिल रही है बॉटम सरफेस 2, और एक ये मिल रही है कर्व्ड सरफेस। कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है, 3 सरफेस मिल रही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस सरफेस की खासियत क्या है? इस सरफेस के लिए रो की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। जो ये कर्व सरफेस है इसका रो की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। जेड क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। कितने से कितने तक वेरी कर रहा है? अगर इसको मैं अगर 0 एज्यूम करता हूं तो यहाँ पर जेड वेरी कर रहा है 0 से एच वेरी कर रहा है। फाइव भी इधर वेरी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। फाइव यानी कहां से कहां वेरी कर रहा है? अगर ये क्वार्टर सरफेस है तो इसको अगर मैं रेफरेंस एज्यूम करता हूं तो फाइव वेरी करेगा 0 से कहां तक वेरी करेगा? 0 से π/2 तक वेरी करेगा, 0 से π/2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस सरफेस से मेरे को एक डिफरेंशियल एरिया वेक्टर अगर मेरे को एज्यूम करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? ds। रो तो क्या है? जब ए कांस्टेंट हो, दो वेरी हो तो हमेशा क्या बनती है? एक सरफेस बनती है। और इस सरफेस पे एरिया वेक्टर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने बेसिक के अंदर समझ रखा था। देखो रो तो कांस्टेंट है, अब पीछे बचा फाइव और जेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? d5। और फाइव का स्केलिंग फैक्टर कितना होता है? रो होता है। जेड का स्केलिंग फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का 1 आ जाएगा। रो डी जेड, और जो कांस्टेंट है वो इसके पीछे यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए रो कैप। आई होप ये आपको एरिया वेक्टर लेना आता ही होता है। तो ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? डिफरेंशियल एरिया वेक्टर रो d5 dz ए रो कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इस इनफिनिट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी रो एल अपॉन 2 पाई रो ए रो कैप। ये तो होती है, बिल्कुल होती है। तो देखो, और अपन को चाहिए इस ये जो सरफेस है, ओपन सरफेस है, इससे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? टोटल फ्लक्स अपन निकालना है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी डॉट डी एस की हो जाएगी। और आपको पता है डी का ओनली एक कंपोनेंट है, रो कंपोनेंट। और ये जो अपन की टॉप और बॉटम सरफेस है ना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर अपन को जब अपन इस टॉप और बॉटम सरफेस पे डिफरेंशियल एरिया वेक्टर लेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस जेड कैप में आएगी। कहाँ आएगी? अगर मैं इस लाइन के अलोंग जेड एक्स एज्यूम करता हूं तो मेरे को इसके इन है ना दोनों सरफेस के लिए जो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर होगा वो इस जेड कैप। डिफरेंशियल एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा इस जेड कैप की तरफ आपको मिलेगा। आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत डिटेल से समझा होगा। और इस सरफेस के लिए आपको नीचे की ओर मिलेगा माइनस ए जेड कैप की तरफ। जब ए जेड कैप और माइनस ए जेड कैप यहाँ आकर डी के साथ डॉट होंगे तो अपन को डी किस में? ए रो कैप में है, और ये किस में? इस जेड कैप में है, ये भी किस में? इस जेड कैप में है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अपन ओनली इस थर्ड सरफेस से अपन जितना फ्लक्स क्रॉस होगा उसको कैलकुलेट कर देंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा खेल है, क्योंकि जहां पर भी आपको सिलेंडर दिखा है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ए रो कैप में, बिल्कुल ए रो कैप में। जो ये कर्व सरफेस है उसका डिफरेंशियल एरिया वेक्टर भी ए रो कैप में होगा, बिल्कुल ए रो कैप में होगा। लेकिन ये जो टॉप और बॉटम सरफेस है इनका डिफरेंशियल एरिया वेक्टर इस है ना लाइन के अलोंग होगा, ऊपर की ओर होगा, इस जेड कैप की अलोंग होगा। जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो डी डॉट डी एस अपन को कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इस 1 और 2 के कारण, ओनली 3 के कारण अपन को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गए अपने लिए। अब अपन क्या करेंगे? टोटल फ्लक्स को निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा? डी डॉट क्या मिल जाएगा? डी एस। अब देखो कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन 2 पाई रो ए रो कैप डॉट डी एस कितना है? रो, और अपन का आगे कितना आ जाएगा? डी फाई डी जेड और ए रो कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ए रो कैप आपस में डॉट होके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रो एल क्या है? कांस्टेंट है, रो एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2 पाई कांस्टेंट है, आ गया, बाहर आ जाएगा। और देखो ये वाला रो और ये वाला रो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे अंदर कितना बचेगा? डी फाइव बचेगा, डी जेड बचेगा। और आपको पता है फाइव और जेड की फाइव की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक। जेड की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से h तक। तो अगर मैं इसको इनका अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे क्या क्या मिलेगा? देखो रो एल अपॉन 2 पाई डी जेड का करूंगा तो ओनली क्या मिलेगा? जेड मिलेगा। अपर लिमिट h हो जाएगी इंटू एच।
डी फाई का ओनली फाई हो जाएगा, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी, तो ये पाई/2, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन का आंसर कितना मिलेगा, आंसर मिल जाएगा इधर से रो एल, और यहाँ क्या है एच, और ये अपन का पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आपको पता है रो एल को एग्जामिनर ने अपन को है ना क्या प्रोवाइड करके दिया है, रो एल को एग्जामिनर ने अपन को प्रोवाइड करके दिया है क्यों, देखो इसने एग्जामिनर ने क्या बोल रखा है, चार्ज डेंसिटी कितनी है क्यू, हमने एज्यूम कर दिया है रो एल, तो आंसर कितना आ जाएगा QH/4। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये अपन की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई QH/4, साई की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को QH/4 कूलम, ये क्या मिल गई QH/4 कूलम। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर आ गया QH/4, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अपन के आंसर में है ना, आंसर में अपन को क्या गिवन है, देखो यहाँ पर अपन को गिवन है QH/4 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं कभी कभी एग्जामिनर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए डी का यूज ना करके ई का यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, E.ds कर लेते हैं। लेकिन अपन का एग्जैक्ट तरीका तो अपन ने जो सोल्व किया था ना यही है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम इसकी यूनिट होती है। D.ds का अपन है ना अपन इंटीग्रेशन करके ही फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर डी के साथ उसको फ्लक्स को कैलकुलेट ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज कर लेते हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर अपन को ऑप्शन में QH/4 भी मिले और QH/4 एप्सिलॉन नॉट भी मिले, तो अपन का आंसर कितना होगा, QH/4 अपना आंसर होगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, QH/4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो ये अपन का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्या बोल रखा है, टू आइडेंटिकल कॉपर वाइज एंड W1 एंड W2 एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं बिल्कुल, एक में करंट I फ्लो हो रही है और एक में करंट फ्लो हो रही है 2I, एक में I फ्लो हो रही है जो है W1 में, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है I करंट, और एक में फ्लो हो रही है 2I लेकिन ऑपोजिट में फ्लो हो रही है, देखो ये 2I, और इसमें ऑपोजिट में एक दूसरे के ऑपोजिट में फ्लो हो रही हैं। तो ये क्या पूछ रहे हैं, एक दूसरे से 4R के डिस्टेंस पे हैं, ये डिस्टेंस R हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी, बिल्कुल हो गई। अब यह पूछ रहा है, अपन को पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, किसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड B का, बिटवीन द वायर्स डिस्टेंस R फ्रॉम द W1। यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे, यानी ये जो अपन को दिखा रही है डॉटेड लाइन, इस लाइन पे किसी पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी वैल्यू अपन को पूछ रहे हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको एक इनफिनिट लाइन चार्ज के कारण, ये को इनफिनिट लाइन चार्ज है, इसके वजह से इससे मान लो R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे मेरे को अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, μ0I/2πd होती है, कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है μ0I/2πd इक्वल होता है 2π, यहाँ पर R है तो यहाँ क्या हो जाएगी 2πr के इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, μ0I/2πr के इक्वल होती हैं। एक इनफिनिट लाइन चार्ज के कारण उससे R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0I/2πr। और इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर करंट के अलोंग में अगर मेरा अंगूठा रखूं राइट हैंड का, और जिस पॉइंट पे निकालनी है उधर मैं अंगुली निकालूं, तो मेरी हथेली की डायरेक्शन होगी ना, हथेली की नॉर्मल जो वेक्टर मिलेगा ना, वो मेरे को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट पे अगर बात करूं तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे, नॉर्मली इनवर्ड होगी, कैसे होगी, नॉर्मली इनवर्ड होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो अब इसकी वजह से मैं अगर बात करता हूं तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अगर मैं देखो हथेली को, इसके वजह से इसके चारों तरफ क्या एक अपीयर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर मैं अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में शो करता हूं, तो मेरी अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां जो डायरेक्शन शो करेगी ना, वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो इधर तो मेरी होगी नॉर्मली आउटवर्ड होगी, और इधर मेरी नॉर्मली इनवर्ड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल मेरी नॉर्मली इनवर्ड होगी। देखो आप राइट हैंड का यूज लो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में शो करो, आप अंगुली शो करोगे ना, तो इस पेज के अंदर की ओर जाएगी, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसकी वजह से तो अंदर की ओर होगी, तो अंदर की ओर मैं शो करने के लिए एक बता देता हूँ,
और इसकी वजह से बात करता हूँ 2i इधर फ्लो हो रही है, और इसकी वजह से भी अगर बात करूंगा तो इसकी वजह से भी नॉर्मल इनवर्ड ही होगी। देखो अगर मेरी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में आपको अंगूठा रखना है और आपको अंगुलियां किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं वो देखना है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली इनवर्ड मुड़ रही हैं, और इधर देखोगे तो आपकी अंगुलियां है ना बाहर की ओर आ रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगा। इधर फील्ड क्या होगी, नॉर्मली इनवर्ड होगी। ये आपको डायरेक्शन मिलेगी राइट हैंड से। आप अगर करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखोगे तो आपकी जो अंगुलियां की जो है डायरेक्शन होगी ना, देखो आप करंट की तरफ अंगूठा रखो, जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां जो डायरेक्शन शो करेगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती हैं। ये तो आपको बेसिक पता ही है। तो देखो इसकी वजह से भी नॉर्मली क्या होगी, इनवर्ट होगी। बिल्कुल देख लो, करंट ऐसे तो नॉर्मली इनवर्ट, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, अगर ऐसे है तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे है तो ये भी इधर भी क्या होगी, नॉर्मली इनवर्ट, और इधर भी मेरी क्या हो जाएगी, नॉर्मली इनवर्ट। दोनों वायर्स की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन दोनों की वजह से क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। ये डिस्टेंस r है, करंट की वैल्यू आई है। मेरे को बताओ इसकी वजह से कितना हो जाएगा, B2 की वजह से म्यू नॉट इंटू 2π। देखो ये हो गया म्यू नॉट, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 2i है। म्यू नॉट 2i अपॉन 2π, और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, 3r है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को बताओ B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 3πr, म्यू नॉट आई अपॉन 3π। यहाँ मेरे को B2 की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट आई अपॉन 3πr, B1 की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। बिल्कुल देखो इधर आप अंगूठा करोगे तो आप देखो अंगुलियां अंदर की ओर, और इधर आप अगर ये देखो इधर आप अंगुलियां करोगे तो अंगूठा ये अंदर की ओर जा रही है मेरी अंगुलियां। तो इसकी वजह से भी फील्ड अंदर की ओर होगी, और इसकी वजह से भी फील्ड अंदर की ओर होगी। तो ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आपको को नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 3πr। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6πr, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 म्यू नॉट आई। ये इसका आंसर हो जाएगा 5 म्यू नॉट आई अपॉन 6πr। ये अपन का कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये अपना हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डिस्पर्सन इक्वेशन ऑफ द वेवगाइड विच रिलेटेड द वेव नंबर, तो इसको अपन बीटा बोलते हैं। वेव नंबर मतलब के बोलो चाहे बीटा नंबर बोलो, एक ही चीज होते हैं। बीटा टू द फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू, ये अपन को गिवन है। और स्पीड ऑफ द लाइट गिवन है अपन को, ओमेगा नोट एक कांस्टेंट बता रखा है, और अपन को ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू पता है, और फेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रखा है। देखो अगर मेरा बीटा, जिसको अपन फेज शिफ्ट कांस्टेंट कहते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, बीटा अगर ओमेगा का लीनियर फंक्शन होता है, क्या होता है, बीटा अगर ओमेगा का लीनियर फंक्शन होता है तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्या बोलते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और ऐसे मीडियम के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका बीटा ओमेगा का लीनियर फंक्शन होता है तो ऐसे मीडियम को नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं, और ऐसे मीडियम के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जब आपका बीटा, इसको अपन बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप बीटा ओमेगा का नॉन लीनियर फंक्शन होता है तो ऐसे मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं, और इस रिलेशन को डिस्पर्सिव रिलेशन ऑफ द मीडियम बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और इसका अपन वेवगाइड जब पढ़ा था तो इसका अपन ने डेरिवेशन किया था। अपन ने ये क्या था कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा v नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके, v नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर मेरी वेवगाइड एयर फील्ड है, वेवगाइड में एयर भरी हुई है, एयर फील्ड वेवगाइड है, तो इस v नॉट स्क्वायर की जगह कितना आ जाता है, सी स्क्वायर आ जाता है। कितना आ जाता है, सी स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ अपन आसानी से निकाल सकते हैं वी पी डॉट वी जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर।
और अपन को ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है और फेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहे हैं। इस लेसन की मदद से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये अपन ने वेवगाइड के अंदर ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इसको अपन ने डिराइव कर रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो। इस मीडियम को, ऐसे मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्पर्सिव रिलेशन। अगर मेरा बीटा ओमेगा का लीनियर फंक्शन होता है तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और ऐसे मीडियम के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपका मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम है तो यहाँ फेज वेलोसिटी अलग होगी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आई होप, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा सी स्क्वायर के इक्वल होगा अगर मेरी वेवगाइड एयर फील्ड है तो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अपन के रेक्टेंगुलर वेवगाइड। विड्थ कितनी गिवन है, W, हाइट कितनी गिवन है, H, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी TE10 मोड की और TE11 मोड है, इनका अपन को रेशियो गिवन है और अपन को इसको बोलते हैं एक्सेप्ट रेशियो। W/H के रेशियो को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट रेशियो। तो मेरे को W/H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है V0/2 m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह अपन को गिवन है W, तो यहाँ कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। और अपन को b की जगह कितना गिवन है, तो h है तो h आ जाएगा। ये होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अपने वेवगाइड के अंदर पढ़ रखा है। सबसे फर्स्ट अपन को मोड गिवन है 10 मोड, तो 10 मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, V0/2 m की जगह 1 और n की जगह कितना पुटअप करना है, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, V0/2W आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, FC11 के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, V0/2। अब m की जगह भी 1 पुटअप करो और उसकी जगह भी कितना पुटअप करो, 1, n की जगह तो 1/W का स्क्वायर प्लस 1/h का होल स्क्वायर। यही तो है, बिल्कुल। और अगर यहाँ से मैं W को बाहर अगर कॉमन लेता हूँ तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। तो इधर मेरा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, W तो चला गया बाहर। इसके पास मतलब W नहीं है तो W कहाँ आ जाएगा, ऊपर आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपन का आंसर बन गया V0/2W अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस W/H का होल स्क्वायर। और इनका रेशियो कितना गिवन है, 1:2। यानी अपन को FC10 FC11 का रेशियो गिवन है 1/2, कितना 1/2। और इसकी वैल्य't कितनी है, V0/2W, और इसकी वैल्यू कितनी है, V0/2W अंडर 1 प्लस W/H का होल स्क्वायर। ये तो गिवन है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब आप W/H की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था वेवगाइड का, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था वेवगाइड का, इसका आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। आपका अगर मीडियम अगर है डिस्पर्सिव मीडियम है तो उसका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा V0 के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अगर मेरी वेवगाइड एयर फील्ड है तो V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C आ जाएगी। और कुछ अपन को मीडियम प्रोवाइड नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट एयर फील्ड ही मानेंगे, तो इसकी वैल्यू C स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन थे दोनों। तो ये अपन के 19 के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट EMT के, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में 18 के करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।